चलो जी। अ, जैसे जैसे हमारा बैच खत्म हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे अभी अभी ना एक दो क्वेरीज आनी शुरू हुई है, और जैसे जिस दिन बैच खत्म हो जाएगा उसके एक हफ्ते बाद ना बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। और उसमें एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन सबका होगा। सर लो हमने एक बार पढ़ ली क्लास में, चाहे तमीज से पढ़ी, चाहे आधे अधूरी पढ़ी, चाहे कभी आए कभी नहीं आके पढ़ी। अब डर लग रहा है। अब ना लॉ रिवाइज नहीं हो रही, लॉ पढ़ी नहीं जा रही। मतलब अब याद आ रहा है क्लास में जो आपने बोला था घर डेली का काम डेली करना है, वो अब याद आ रहा है। लेकिन अब बैच खत्म हो गया है, अब क्या करें? तो पहली बात तो पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है इस बात को लेके कि अब कैसे होगा। आप टोटल अपनी बुक के पन्ने काउंट करो, जो आपका बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें कितने पन्ने होंगे? 192। चलो मैं थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा देता हूँ, 210 पेज। मतलब मैंने जो आपको बुक दी है पढ़ने के लिए, मैं मैक्सिमम मान लो 200 पेज 210 पेज का सिलेबस है हमारे कोर्स का। मैं ये वीडियो उन बच्चों को भी शेयर कर दूंगा जिन बच्चों ने अपना सिलेबस एक बार पढ़ लिया है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसके पास अभी 30 से 35 दिन बचे हैं। जैसे आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं? हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ 21 मार्च 2025 को। मतलब अगर मैं मई 2025 के एग्जाम की बात करूं तो अभी हमारे पास 30 दिन से ज़्यादा का समय है, ठीक है। और हमारा बैच 2 क्लास बाद खत्म होने वाला है। तो मतलब आपके पास 30-35 दिन है। तो मान के चल रहा हूँ 5 दिन भी साइड में रख दो। मूड नहीं है आज पढ़ने का, मामा जी के बहन की शादी है। ज़्यादा मामा का बहन तो मौसी हो गई ठीक है। मामा के बच्चे की शादी है, या बुआ जी घर पे आ गई, कुछ भी। 5 दिन हमने साइड रख दिए, 30 दिन बचे। एक नॉर्मल मैथमेटिक कैलकुलेशन करो कि 210 पेजेस हैं और आपके पास 30 दिन है पढ़ने के लिए। तो ऑन एन एवरेज कितने पन्ने निकल के आते हैं? 7 पेज। अरे बोलो हाँ। अब मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपके बैचेस खत्म हो जाएंगे अब कुछ दिनों के अंदर, तो आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे सो गए। 8 घंटे आपने और बकवास कर लिया, रील्स चला ली, इंस्टाग्राम देख लिया, स्नैपचैट कर लिया, खाना खा लिया, दोस्तों के साथ घूम फिर लिया। अभी भी कितने घंटे बचे? सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट हैं? 4। मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, तो आपके पास डेली लॉ पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं? कितने? मैं ये सब इस assumption पे चल रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए 2 घंटे सफिशिएंट नहीं है, तो कहाँ से निकालो बाकी घंटे? देखो स्लीप्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, तो 8 घंटे तो सोएंगे सोएंगे। तो ये 8 घंटों में से फिर कुछ और समय निकालो। मैं तो कह रहा हूँ आपने 16 घंटे पढ़ाई नहीं की, आपको सिर्फ 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 8 घंटे, और सब्जेक्ट हैं 4। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 घंटा। अब 2 घंटे के अंदर आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं? 7। अरे बोलो हाँ। क्या टास्क थोड़ा सा इजी लगने लगा? जो टास्क कब मुश्किल लग रहा था, या इतने सारे पेजेस कैसे पढ़ेंगे, उसको तोड़ो। बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि 7 लकड़ियां एक साथ नहीं टूट सकती, बट एक एक करके दो तो आसानी से टूट जाती है। तो पॉइंट इज, अब आपने ये टारगेट करना है कि 2 घंटे के अंदर कितने पन्ने पन्ने पढ़ने हैं। यानी एक पेज पढ़ने के लिए आपके पास कितना कॉन्सेप्ट होगा, कितना समय होगा? ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिनट। और जनरली एक पेज पे या तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं या एक कॉन्सेप्ट होता है। बोलो हाँ। अरे यस या नो? यानी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कितने मिनट के अंदर? 15 से 20 मिनट के अंदर। क्या मुश्किल टास्क है, इजी टास्क है? अगर आपको लग रहा है मुश्किल टास्क है या इजी टास्क है, तो इसको अभी एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आपने अभी तक सेक्शन 24 नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। अब जो बच्चा घर बैठा है, मैंने उसको क्या बोला था कि मतलब वो एक बार पढ़ चुका है, वो तो अब 30 दिन बचे हैं तो उसको रिवाइज करने में टेंशन आ रही है। तो आओ एक सेक्शन पढ़ते हैं। आपके लिए सेक्शन फ्रेश है, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए
रिवाइज्ड है, बट मैं उनका भी ये मान के चल रहा हूँ कि उनका भी जीरो ही कॉन्सेप्ट है। उन्होंने क्लास में आधा अधूरा सुना और वो खुद से पढ़ रहे हैं पहली बार। और अगर खुद से पढ़ेंगे पहली बार तो एक टॉपिक को पढ़ने में कितना समय लगेगा। पेज नंबर 82 आपने ओपन किया। हम सेल्स ऑफ गुड्स का एक सेक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन 24, जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यानी या तो आप बोल लो कि हमने सामान भेजा है अप्रूवल के लिए, तो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है बेचा और एक वर्ड होता है भेजा। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? भेजा की, बेचा की बात नहीं कर रहे। समझो बात को। तो हमने गुड्स बेचा है या अप्रूवल के लिए भेजा है। या तो सेल हो जाएगी अगर उसने अप्रूव कर दिया, या फिर हमारे पास सामान वापस आ जाएगा। बिका नहीं है अभी, अभी किसके लिए गया है? अप्रूवल के लिए, यानी भेजा है या बेचा है। अब ध्यान से देखना, ये 82 पे जो हम सेक्शन 24 पढ़ेंगे ये कहाँ तक जा रहा है। तो आपने पाया ये पूरे पेज का 60% कवरेज ले रहा है। मतलब अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने 60% पेज पढ़ लिया। एक ऐसे हमें कितने पेज पढ़ने? 7। अगर हम दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, चलो घड़ी से घड़ी मैच करते हैं। मेरी घड़ी में इस समय 8:38 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं अपना टारगेट फिक्स कर रहा हूं कि मुझे ये टॉपिक 15 मिनट के अंदर खत्म करना है। इस वजह से मैं 2 घंटे के अंदर कितने टॉपिक खत्म कर पाऊंगा? 7 से 8 पढ़े। टाइम चेंज हो गया, 8:39 हो गया। आओ पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 24। कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? नाम क्या है इस सेक्शन का? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। या तो सेल होगी या रिटर्न होगी। तो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर टू द बायर ऑन अप्रूवल या फिर फॉर सेल और रिटर्न और ऐसी कोई सिमिलर टर्म्स पे, तो प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर। तो हम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप। तो हम कह रहे हैं हमने किसी को सामान दिया था अप्रूवल के लिए, लेकिन ए बी सी सिनेरियो में भेजा नहीं, बेचा मान लिया जाएगा। मतलब हमने उसे अप्रूवल के लिए भेजा था, लेकिन हम कह रहे हैं अप्रूव हो गया, मतलब प्रॉपर्टी चली गई। कब चली गई? पहला केस, जब उसने सिग्निफाई किया। सिग्निफाई मतलब शो किया, रिप्रेजेंट किया, बताया। क्या बताया? इसी का दूसरा मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। हमने उसे सामान भेजा था, भाई चाहिए बता दियो अगर चाहिए हो तो। उसने कहा हाँ चाहिए, अप्रूव्ड, खरीद रहा हूं मैं। तो हम क्या माने? हम क्या माने? भेजा या बेचा? बेचा। हमने मान लिया कि बिक गया, ठीक है। उसने किसको सिग्निफाई कर दिया अपनी एक्सेप्टेंस? सेलर को, ठीक है। या कुछ ऐसा कर दिया विच इज इक्वल टू अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब उसने सामान को एक्सेप्ट कर लिया। ए पार्ट पढ़ लिया। क्या हेडिंग थी? गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न। सेक्शन नंबर 24। क्या पढ़ा? हम कब भेजा को बेचा मान लेंगे? हम कब गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल को सेल मान लेंगे? कब? जब सामने वाला गुड्स को अप्रूव कर दे। एग्जाम्पल नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। या फिर उसने सिग्निफाई नहीं किया। ऊपर मतलब सिग्निफाई किया था, ऊपर मतलब शो किया था, बताया था, लेकिन यहां बता नहीं रहा अपनी अप्रूवल, अपनी एक्सेप्टेंस, लेकिन बट रिटेन कर रहा है वो गुड्स बिना नोटिस दिए ऑफ रिजेक्शन। मतलब हाँ जी, उसने गुड्स अपने पास रख लिए और ये नहीं बोला कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं भेजी बट रख लिए। कब तक रख लिए? अगर हमने कोई टाइम फिक्स किया था कि भाई अगर नहीं चाहिए होगा तो 5 बजे तक वापस कर देना, और उसने सामान को 6 बजे तक रख लिया, मतलब टाइम खत्म हो गया फिर भी रखे बैठा है, बताओ क्या माने? खरीद लिया। अरे बोलो हाँ। भेजा बिकम बेचा, ठीक है।
फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स और ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, यानी एक टाइम फिक्स था कि आपको इस टाइम तक सामान वापस करना है, अगर नहीं चाहिए तो। और उसने टाइम खत्म हो गया और हमें ये नहीं बताया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो तेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या मान लेंगे, बिक गया। या फिर एंड, अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं हो तो, इफ देयर इज नो फिक्स टाइम, तो ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम। अब यहाँ कोर्ट डिसाइड करेगी कि रीजनेबल टाइम क्या क्या होता है। क्या रीजनेबिलिटी की परिभाषा हर केस में बदल जाएगी? जैसे सपोज आपने मुझसे बोला ऋषभ मदर डेयरी का दूध मिलेगा, मैंने कहा नहीं भाई मदर डेयरी का तो नहीं है, अमूल का दूध है, ले जाओ। आप कह रहे हो नहीं नहीं, घर वालों ने मदर डेयरी कहा है स्पेसिफिकली। मैंने कहा बेच नहीं रहा हूँ, ले जाओ। घर वालों से पूछ लेना, वरना दोबारा आना पड़ेगा। घर वालों से पूछ लेना, मम्मी ये अमूल का दूध चलेगा, ले जा, बेच नहीं रहा, भेज रहा हूँ। नहीं चाहिए होगा तो फोन कर देना, मैं शॉप से छोटू को भेज दूंगा, वो ले आएगा। अभी ले जाओ। आप ले आए। क्या मैंने आपको भेजा या बेचा? भेजा। आपने 2 दिन तक वो दूध का पैकेट फ्रिज में रख दिया, तीसरे दिन मुझे कॉल करो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। क्या शुरुआत में हमने बात की थी कब तक बता दियो नहीं चाहिए? नहीं, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था। लेकिन आपको भी पता है दूध के पैकेट के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो बताओ तीसरे दिन आप मना कर रहे हो, क्या उस मना को मना मानूं या सेल? क्यों? क्योंकि आपने उसको रीजनेबल टाइम से, अब दूध के पैकेट के लिए शायद रीजनेबल टाइम 2 दिन का हो, बुक्स के लिए शायद रीजनेबल टाइम 6 महीने का हो। समझो, सबके लिए रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, तो हमने 2 केसेस पढ़ लिए जहां भेजा बिकम बेचा। बताओ 2 केसेस कौन से? जब उसने हाँ कह दिया, दूसरा हाँ तो नहीं कहा लेकिन समय से ज्यादा रख लिया, समय दिया था तो समय से ज्यादा, समय नहीं दिया था तो रीजनेबल समय से ज्यादा। एक बार इसको जल्दी से अंग्रेजी पे पढ़ो पढ़ो। पहला पॉइंट, व्हेन, बोलो बोलो बोलो, व्हेन ही signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting that transaction. B, if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retain the goods without giving notice of rejection. Then, if the time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of reasonable time. ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सी पॉइंट, इफ ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ऊपर तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी, ले रहा हूं। अब यहां क्या कर रहा है, सामान के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी कर रहा है, कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा कर रहा है विच इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मैंने आपको अमूल के दूध का पैकेट दिया, भेजा या बेचा? भेजा। आपने घर जाके वो पैकेट फाड़ दिया, क्या अब आप वापस कर सकते हो? आपका हो गया। आपने वो आगे फर्दर किसी को बेच दिया, आप कब बेच सकते हो कोई सामान? जब आपका हो। भाई मेरी कुछ बुक्स हैं, फिजिकल बुक्स, वो कुछ बुक स्टोर्स वाले बेचते हैं, तो बुक स्टोर्स वालों को मैंने वो बुक्स बेच दी क्या, या भेजी हैं? बुक स्टोर वाला कह रहा है ऋषभ तुम्हारी बुक्स नहीं बिकेगी। मैंने कहा नहीं, डिमांड है, मुझे पता है बिक जाएगी। बुक सेलर कह रहा नहीं बिकेगी। मैंने कहा आप 25 बुक्स रख के तो देखो, अगर डिमांड आई, कस्टमर ने खरीदा तो मुझसे खरीद लेना, और नहीं आई तो वापस कर देना, सेल और रिटर्न। तो बुक सेलर कहते ठीक है मैं रख लेता हूं, खरीद नहीं रहा। अब अगर वो मुझे एक हफ्ते बाद बोले ऋषभ आपकी बुक्स बिक नहीं रही, ले जाओ, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं नहीं बिक गई, अब तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने बेचा था या भेजा था। तो बताओ कब बिकम सेल? पहला केस ए, ऋषभ बहुत बुक्स बिक रही हैं, मैं तुम्हारी सारी बुक्स खरीद रहा हूं, कितने बेचोगे? मैंने कहा 600 रुपये MRP है, मैं तुम्हें 300 में बेच दूंगा। कह रहे ठीक है 300 में मैं खरीद रहा हूँ, अब मैं आगे 600 की बेचूं, 500 की बेचूं, 450 की बेचूं, मेरी हेडेक है, आप मुझे बेच दो 300 की। तो उसने अप्रूव कर दिया। पॉइंट नंबर 2, मैंने जब उसे बुक्स दी तो बोला भैया 30 दिन के अंदर बता देना कि बुक्स आप खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे। उसने 40 दिन बाद फोन किया, नहीं खरीद रहा। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अप्रूव टाइम से ज्यादा रख लिया। एंड पॉइंट नंबर सी,
एक कस्टमर आया है, ऋषभ गौसर की लॉ की बुक है, उसने बेच दी। सामने वाले ने क्या सोच के खरीदा कि वो बुक सेलर की है? अरे बोलो हाँ। यानी बुक सेलर ने कुछ ऐसा किया विच इज इक्वल टू सेल। यानी अब मैं बुक सेलर से जो मेरी बात हुई थी 300 रुपए की, मैं उससे 300 रुपए ले लूंगा क्योंकि मेरी नजरों में सेल हो गई है। और आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्स ऑफ गुड्स तक पढ़ के बैठे हो इतना पार्ट, कि सेल होते ही क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर। यानी अब मैं सामान वापस लूंगा या पैसा लूंगा? सेल से क्या अधिकार आता है? टू सू फॉर द प्राइस। आपने कुछ ऐसा किया विच इज इक्वल टू सेल एंड सेल बिकम्स व्हाट? सेल से क्या फायदा हुआ? सेल से ओनरशिप ट्रांसफर दी, और ओनरशिप ट्रांसफर से मुझे क्या हक मिला? मुझे ओनरशिप ट्रांसफर के पैसे दो, प्राइस ऑफ द गुड्स दो। अब मैं बुक सेलर से कितने पे ले सकता हूँ? समझ आ गई? जिसको अभी भी समझ नहीं आई वो नीचे के एग्जाम्पल्स पढ़ो। पी ब्रॉट, बॉट लिखा है, ब्रॉट लिखा है। खरीदा या लेके आया? लेके आया। क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ म्यूजिकल शॉप ऑन अ कंडीशन दैट ही विल परचेज इट इफ he likes that instrument. After a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument at his own. बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? ए बी सी, ये ए का एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ए डिलीवर सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बी प्लेज द ज्वेलरी विथ सी। बी ने सामान किसको दे दिया? मतलब बेचा है या गिरवी रखवाया है? आप किसके सामान को गिरवी रखवा सकते हो? अपने? अरे बोलो हाँ। इसका मतलब क्या है? आपने सामान के साथ कुछ ऐसा कर दिया विच इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मतलब आपने प्लेज कर दिया, आपने बेच दिया, आपने यूज कर लिया। इसका इंप्लाइड मतलब क्या है? आपने खरीद लिया, मतलब सेल हो गई। सेल हो गई तो बताओ ए के पास क्या राइट आया? ए सी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि सी ने बी से खरीदा है। लेकिन ए कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम, क्योंकि बी तुझको बेच दिया, अब तू कुछ भी कर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सी का। एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ए ने बी को एक वाटर मोटर दी अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे मार्च में। बी को रिटर्न करनी थी आफ्टर ट्रायल इन अगस्त 2020। कब तक वापस करनी थी? अगस्त तक। वाटर मोटर रिटर्न नहीं की गई रीजनेबल टाइम पे, एंड देयरफॉर ए अब बाउंड नहीं है सामान को वापस लेने के लिए, बल्कि अब क्या होगा? वो बी से क्या लेगा? पैसे। क्यों? सेल हो गई भाई अगस्त के बाद। अगस्त के बाद वापस नहीं लूंगा मैं, सेल हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये बी का एग्जाम्पल था। तो हमने तीनों के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। तो कब कब भेजा बिकम बेचा? जब वो अप्रूव कर दे, पॉइंट नंबर 2। जब समय से ज्यादा रख ले, एंड पॉइंट नंबर 3। जब सामान के साथ कुछ ऐसा कर दे विच इज इक्वल टू। तो मैं फिर से पूछूंगा, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि ए ने कोई सामान बी को दिया है सेल या अप्रूवल के लिए, रिटर्न के लिए, और बी ने वो सामान आगे सी को प्लेज कर दिया या सेल कर दिया या यूज कर दिया। तो अब क्या ए सी से सामान छीन सकता है? क्यों? क्योंकि बी ने बेचा है। और बी ने बेचा है मतलब बी ने ऐसा जताया है। बी कब बेच सकता है? जब वो मालिक हो। तो इसका मतलब बी ने कुछ ऐसा कर दिया विच 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 मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ सेलर एंड बायर। ए और बी के बीच क्या रिश्ता बन गया? सेलर बायर। मैंने तुझे बेच दिया, और आपको पता है बेचते ही क्या होता है? सेलर के पास राइट आता है किसका? सू फॉर प्राइस का। नाउ अब ए बी से पैसा ले सकता है, बट सी को परेशान नहीं करेगा। आई बात समझ? अब एक छोटा सा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन क्या? सर, सर क्या मुझे सामान वापस करके आने की जरूरत है? अमूल का दूध मैं वापस करके आऊं, या बस शॉपकीपर को बोल दूं नहीं चाहिए? या बुक सेलर सारी बुक्स मुझे देने आएगा, या बस एक फोन खटका देगा, ऋषभ तुम्हारी बुक बिक नहीं रही, ले जाओ? फ्लिपकार्ट से कोई सामान लिया आपने, नहीं आया फिट, तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में वापस जाके देते हो या फोन कर देते हो नहीं भैया फिट नहीं आया?
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद ले जाने की? बायर बस सेलर को ना इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा, इत्तला करेगा, बताएगा। किसकी ड्यूटी है कि सामान खुद लेके जाए? तो सपोज मैंने शॉपकीपर से बोला शाम को ही भैया दूध नहीं चाहिए, सुबह लाया था, शाम को ही बोल दिया दूध नहीं चाहिए। अब शॉपकीपर 3 दिन बाद मुझसे आके दूध की पैकेट कह रहा है ये तो नहीं लूंगा, 3 दिन हो गए, पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे या मैंने रिजेक्ट कर दिया था? और कब तक रिजेक्ट कर सकता था? रीजनेबल टाइम, 2 दिन के बीच में कभी भी रिजेक्ट कर सकता था, क्योंकि सेल तो हुई नहीं थी, बेचा नहीं था, क्या था, भेजा था। हाँ हाँ, तो क्या लिखा है? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग द राइट टू डू सो, उसके पास राइट भी था रिजेक्ट करने का, तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, बट इट इज सफिशिएंट दैट, इतना काफी है कि वो इंटीमेट कर दे, बता दे, इत्तला कर दे, इन्फॉर्म कर दे, किसको? सेलर को, कि वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज। लेकिन ये रूल कब नहीं लगेगा? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट में पहले ही बोल दिया था शॉपकीपर ने तू खुद वापस करने आएगा। अब क्या चलेगा, सिर्फ बताना या खुद वापस करना? ये रूल जो हमने पढ़ा है कब लगेगा? जब कोई कंडीशन नहीं मेंशन्ड है एग्रीमेंट में। अगर एग्रीमेंट में लिखा है भैया सिर्फ इन्फॉर्म से काफी नहीं चलेगा, तो फिर एज पर एग्रीमेंट काम होगा। अनलेस एग्रीमेंट अदरवाइज स्टेटेड, अगर एग्रीमेंट कुछ अदरवाइज नहीं कह रहा तो ये लॉ है। कौन सा लॉ? सेक्शन 43। अरे बोलो हाँ, अरे यस या नो? चलो, अभी आपने ऊपर ज्वेलरी वाला एग्जांपल पढ़ा, ए ने बी को ज्वेलरी दी हाँ या ना करने के लिए, और बी ने वो ज्वेलरी किसको आगे गिरवी रखवा दी। तो जब बी ने कुछ ऐसा किया तो क्या हो गया? सेल हो गया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज को समझेंगे। इट मे बी नोटेड दैट, इस बात को नोट कीजिए जरा, वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, गुड्स क्या किया है? डिलीवर्ड किया है। किसने? सेलर ने, सेल और रिटर्न के लिए। तो गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेलर, यानी गुड्स किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? सेलर की ही, टिल दे आर पेड ऑफ। अगर हमने इस शर्त पे बेचा था, क्या शर्त पे बेचा? जल्दी बोलो, कि भैया ओनर मैं ही रहूंगा, कब तक? जब तक ये टर्म फुलफिल नहीं रहती। एंड व्हाट वाज द टर्म? जब तक तो मुझे कैश नहीं दे देता, मतलब मैं क्रेडिट पे बेच ही नहीं रहा। कब किस पे बेच रहा हूं? पैसा देगा तब मालिकाना हक जाएगा, पैसा नहीं देगा, कंटिजेंसी लगा दी, एक इवेंट लगा दिया मैंने। तो प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लाइड विद। और टर्म्स क्या थी? अब देखो फिर से वो एग्जांपल पढ़ना, ए ने बी को ज्वेलरी दी, हाँ कर या मना कर, और बी ने वो ज्वेलरी सी के पास क्या रखवा दी? गिरवी। क्वेश्चन, अभी तक बी ने ए को पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन, क्या ए सी से आके ज्वेलरी छीन ले? सुनना मैंने क्या बोला? ए ने जब बी को ज्वेलरी दी तो बोला सुन भाई ये ज्वेलरी तब तुझे मिलेगी जब तू पैसा देगा, अदरवाइज ऐसे मान के चल सिर्फ भेजा है, बेचा नहीं है। कब बेचा भेजा बिकम बेचा? जब तक कैश नहीं मिलता। अब बी के पास सामान था, बी ने वो सामान आगे सी को प्लेज कर दिया। अब ए जाके सी से सामान छीन रहा है, अबे मेरा है, मेरा है, मेरे को वापस कर। तो क्या ये सी से सामान छीन सकता है? द आंसर इज यस। अब आपको बुरा किसके लिए लग रहा है? सी के लिए। बोलो क्यों? क्योंकि सी ने सामान यूज करने के लिए बी को पैसे दिए होंगे। अगर आपको प्लेज समझ नहीं आया तो सेल समझ लो, तो उसने खरीदा होगा पैसे देके, और कौन ले गया सामान? अब ये पढ़ते समय ना आपको याद आना चाहिए कि आपने इससे पहले पढ़ रखा है कंडीशन एज टू टाइटल। क्या सी को सच में टाइटल मिला? उसने किससे खरीदा? और क्या बी मालिक था? बी मालिक कब बनता? जब सेल होती। और सेल कब होती? जब बी ए को कैश देता। तो बताओ क्या सच में ट्रू ओनर सच में सामान छीन के ले जा सकता है? तो ए के पास अपना सामान वापस आ गया, क्या ए को अपनी प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट हो गई? क्या ए का कोई नुकसान हुआ? उसका सामान उसको मिल गया, पैसे नहीं मिले तो सामान मिल गया, वो सामान किसी और को बेच देगा। अभी यहां सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? बी को, पैसे भी हैं और ए को देने भी नहीं पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सी को, ना सामान है। अब बताओ सी क्या यूज करेगा? सी यूज करेगा सेक्शन 14 सबसेक्शन ए।
कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच हो गया, मुझे सामान का मालिकाना हक मिलना चाहिए था, लेकिन टू ओनर लिख गया, तो सी कैन सू अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 14A बी को कि मेरे पैसे वापस कर, कंडीशन ब्रीच हो गई। कौन सी कंडीशन ब्रीच हो गई बताओ? क्या सी को उसके पैसे वापस मिल गए? क्या सी खुश? सी का जो गया था वो वापस आ गया और बी के पास जो था वो चला गया। क्या सबके हालात पहले जैसे हो गए? थेनोस की चुटकी बजाती, इसे बोलते हैं रीस्टोरेशन हालात। तो लॉ इस तरीके से बना हुआ है कि किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अरे हाँ यार, समझ गए? आपको भी सी के लिए बुरा लग रहा था, क्यों? सामान भी छिन गया, पैसे भी, तो क्या सी सच में बुरा लगा? क्या सी कैन सू बी एंड कैन क्लेम द मनी अंडर विच सेक्शन? बॉडी ने कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच हो गई, और जब कंडीशन ब्रीच होती है तो वी कैन सू फॉर डैमेजेस या वी कैन सू फॉर रिफंड, दोनों में से जो भी मिल जाए, या रिफंड ही मांगेंगे। ओके, 14 मिनट हो चुके हैं, सॉरी 14 नहीं, 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है। अब फास्ट फास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी पढ़ो। मिस प्रीति owned a motor car which she handed over to Joshi on sale or return basis. After a week, जोशी ने वो गाड़ी किसको प्लेज कर दी? गणेश को। सुन पा रहे हो ना क्वेश्चन? प्रीति ने अब वो सामान वापस मांगा गणेश, गणेश मैं सामान दे। क्या प्रीति गणेश से सामान ले पाएगी? क्यों? क्योंकि जोशी ने कुछ ऐसा किया विच बिकम्स सेल। तो अब प्रीति जोशी से सामान नहीं छीन सकती, तो बताओ फिर प्रीति के पास क्या रिकोर्स अवेलेबल है? प्रीति कैन सू जोशी एंड कैन क्लेम द मनी, लेकिन गणेश से स्कूटी नहीं ले पाएगी। बट क्या जोशी से पैसे ले पाएगी? क्योंकि जोशी ने कुछ ऐसा किया विच बिकम सेल, और सेल हो गई, मतलब किससे पैसा मांगेगी? गणेश या जोशी? प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट किसके साथ है? जोशी के साथ, तो जोशी से पैसे मांगेगी। पढ़ेंगे। मिस आर अपना 2 व्हीलर दे रही है किसको? अपनी फ्रेंड के को। किस बेसिस पे? सेल और रिटर्न बेसिस। सुनते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सेक्शन 24। इवन आफ्टर अ वीक के ना तो मना करती है ना कि पेमेंट करती है, शी इंस्टेड प्लेज करती है वही व्हीकल किसको? आगे। अब आर अपना 2 व्हीलर चाहते हो कि उसको ना तो पैसे मिले, तो कह रही है भाई ए दे मेरे को मेरी स्कूटी। बताओ क्या विल शी सक्सीड? और इफ नॉट तो व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिस आर? आर किससे पैसा ले सकती है? के से। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर वो एक्सप्रेसली बोल दे कि व्हीकल तब तक नहीं जाएगा जब तक तू पैसा नहीं देगा? अब ऐसे में क्या वो ए से सामान छीन सकती है? क्यों? क्योंकि मालिक अभी भी आर है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा कि अगर ए से सामान छीन लेगी तो ए के पास क्या हक है, पूछा? तो बताओ सी क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर ए से सामान छीन लिया तो ए के पास क्या हक है? फिर आप बोलोगे ए के पास हक है, कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14A ब्रीच हुआ है, तो भैया अब वो सू फॉर प्राइस कर सकता है। किसको? ए को। जो मालिक है रिस्क उसका होता है। अभी हम उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को जरा क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ते हैं। पढ़ो। आकांक्ष ने टेलीविजन परचेज, अब देखो यहाँ सबसे गंदा वर्ड क्या है, बच्चा कहाँ खराब हो जाएगा? परचेज वर्ड सुन, उसको लग रहा है परचेज हो गया, लेकिन क्वेश्चन को यहीं पे जज नहीं करना है। आगे देख लो, आगे क्या लिखा है? जेठालाल से खरीदा है। अभी फीलिंग कैसे आ रही है? सेल और रिटर्न या सेल? आगे पढ़ना। ओनर ऑफ, जेठालाल कौन है? गार्डा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक है। That first 3 days he will check its quality and if satisfied he will pay for that, otherwise he will return। अब ये पूरी लाइन पढ़ के क्या फीलिंग आई है? सेल का कॉन्सेप्ट है या सेक्शन 24 सेल और रिटर्न का कॉन्सेप्ट है? लेकिन ये परचेज वर्ड सुनते क्या लग रहा था? सेल। तो पूरा क्वेश्चन तमीज से पढ़ना है। आगे। ऑन द सेकेंड डे, अच्छा कितने दिन में पैसे वापस करने? सेकेंड डे क्या हुआ? भूकंप आया, टेलीविजन स्पॉइल हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक। क्या इसमें आकांक्ष की कुछ इंटरवेंशन थी या उसके कंट्रोल से बाहर की चीज थी? तो जेठालाल कह रहा है भाई पैसे दे आकांक्ष, टीवी तो तेरा था। तो आप बताइए आकांक्ष लायबल है पैसा देने के लिए? और अगर नहीं तो हु विल अल्टीमेटली बियर द नुकसान?
क्यों जेठालाल क्यों बियर करेगा? जो ओनर होता है रिस्क उसी का होता है। ओनरशिप पास प्रॉपर्टी, रिस्क पासेस विथ प्रॉपर्टी, मतलब रिस्क उसी का जिसकी प्रॉपर्टी, जो मालिक रिस्क उसी का। जब तक मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड थी रिस्क किसका था? उसके मम्मी पापा का। और अब उसकी मेरे से शादी हो गई तो अब रिस्क किसका है? मेरा। सारे उसके खर्चे किसके? मेरे। कुछ भी हो गया तो घर में शोक किसके मनेगा? मेरे। और अगर गर्लफ्रेंड के तौर पे मर जाती तो शोक किसके घर में मनता? उसके। मतलब थोड़ा गंदी बातें कर रहा हूँ बट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। हाँ जी। ए, अब क्या हमारे पास दुनिया में सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है ना वो बाकी एक्टों में भी जा रहे हैं, क्या हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही एक्ट बचा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या और भी एक्ट होंगे? हम उन एक्टों का सहारा लेके अपने पैसे तो ले लेंगे, लेकिन अभी आपसे क्या किसी और एक्ट से क्वेश्चन पूछा है सेल्स ऑफ गुड्स से? तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो किसी और एक्ट में जा रहा है, और जब तक हम उस एक्ट को पढ़ेंगे नहीं हम उस एक्ट का आंसर, आई बात समझ? हमें उसी एक्ट के अकॉर्डिंगली आंसर देना है, वरना तो मैं हर क्वेश्चन में क्या बोलूंगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी एक्ट में ये प्रावधान है और किसी में नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पैसिफिक रिलीफ एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कोई किसी खर्चे पे एंजॉय नहीं कर सकता। तो हमसे सब नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, किस एक्ट के अकॉर्डिंगली आंसर दो, और इस एक्ट में ये लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन भी देख लिया, मैं और भी क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ए ने बी को हॉर्स डिलीवर किया रिटर्न बेसिस पे और कहा कि 8 दिन में वापस दे देना, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया, तीसरे दिन हॉर्स मर गया, बताओ किसकी जिम्मेदारी? ए की। क्यों? मालिक अभी भी कौन है? ए। तो हु विल बियर द लॉस? ए। कैन ही रिकवर द लॉस फ्रॉम बी? नो। क्यों? भेजा था, बेचा नहीं था। रिस्क अभी भी आपका है। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन भी पढ़ लिए, हाँ मैं मानता हूं ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे 25 मिनट लग गए। टाइमर चेक करो, 25 मिनट हो गए। मैं 25 मिनट हो गए। क्या टारगेट डिसाइड किया था? 15 मिनट में करेंगे। तो ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि प्लानिंग जरूरी नहीं एग्जीक्यूशन से मैच खाए। नाउ वी कंट्रोल, हमें समझ आ जाएगा कि हम कहीं ना कहीं तो बहके थे। भाई मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं आपको आज जो टारगेट दूंगा आप 100% अचीव कर लोगे। कुछ तो अचीव किया। चलो 15 मिनट में खत्म नहीं हुआ, कितने में हुआ? अगली बार क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल का मतलब ही क्या है, ढूंढो कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई और उसको ठीक करो। अब अभी तो शायद 25 मिनट आपको लग रहे हैं, अभी हो सकता है इस टॉपिक को खत्म करने में 35 मिनट लगे, कुछ को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अब उन्हें क्या करना है? क्या हमने सेक्शन 24 पे एक क्वेश्चन देखा या बहुत से क्वेश्चन देखे? 24, 25, 26 मैंने पढ़ाया नहीं बट 26 भी यही है, 27, 28। अब इसमें अगर आप यही सारे क्वेश्चन लिखोगे तो और कंट्रोल आएगा। मैं बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे लिख पाओगे, क्योंकि लॉ में क्या होता है, आपको अगर आंसर पता होता है ना तो आपको लिखने का मन नहीं करता। बट एक बार लिख लो, कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा के एक बार लिख लो, और जब आप एक बार लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपके हाथों के नीचे से ये 3 बातें जाएंगी। तो चलो लिख नहीं रहे तो ओरली बोल दो लास्ट टाइम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट, when the goods are delivered to buyer on approval, the property therein passes to the buyer. A, when he approved, अल्टीमेटली तो इतना ही सही वर्ड है, बाकी तो खींच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, when he does not approve but retain the goods if time fix, after the expiration of time, if there is no fixed time, after the expiration of reasonable time. Point number C, does something which is equal to acceptance, सेल हो गया, प्लेज हो गया, यूज हो गया, ये सब किस में आएगा? सी में आ जाएगा। हो गया खत्म। इतना सा है। इतना पढ़ते ही ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है यार। लो 1-2 मिनट की सांस लेना, क्योंकि आपने तो भी बहुत पढ़ा है, आपको तो लग रहा है आपने बहुत पढ़ाई कर ली। फोन उठाओ, ह्यूमन हो, एकदम से ह्यूमन मशीन नहीं बन सकता। फोन उठाओ, रील देखो, करो बर्बादी करो। अभी अभी तुम एकदम से सीख नहीं पाओगे। देख ली रील, फिर तुम्हें थोड़ा देर रील देखने का एहसास होगा, नहीं नहीं मैं पढ़ रहा था, फोन देखना ठीक नहीं है, फोन रख दो साइड में। होगा शुरुआत में, एकदम से फोन नहीं छूटेगा।
5 मिनट बर्बाद, 30 मिनट हो गए और आपने अभी तक कितना कॉन्सेप्ट सीखा? एक। जबकि आपके दिमाग में क्या था, 30 मिनट में तो पहले बार क्या होगा, 2 घंटे जो आपने सोचे कि मैं इसके अंदर कितने पेज पढ़ूंगा, 7 से 8, आपसे सिर्फ 3 या 4 पेज पढ़े गए। लेकिन शुरुआत तो हुई। अब आपको नेक्स्ट डे क्या पता है कि यार ऐसे ना फिर मैं 30 दिन में तो नहीं खत्म कर पाऊंगा, तो अपने आप फोन साइड जाएगा, अपने आप जाएगा। अपने आप जिसमें 25 मिनट लगे वो 20 मिनट पे आएगा, 20 के बाद वो 15 पे आएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको, देखो मैं ये बात उन बच्चों के साथ कर रहा हूँ जो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये तो नहीं है ना कि उनका 100% डब्बा गोल होगा। मैंने जब आपको सेक्शन 24 पढ़ा है, ये सोच के पढ़ा है कि आता था, या ये सोच के पढ़ा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं? तो पहली बारी में 25 मिनट लग रहे हैं, तो कोई टॉपिक अगर दूसरी बार पढ़ रहे होंगे और वो आता होगा, क्लास में सुना होगा, तो एक्चुअली में वो 20 मिनट लेगा, क्या हो सकता है वो 5 मिनट में खत्म हो रहा हो। तो कहीं टाइम एक्सटेंड हुआ, कहीं टाइम रिड्यूस हुआ, एवरेज निकालेंगे तो 7 से 8 पेज पढ़े जाएंगे। और जैसा हमने बात की, अगर हमारे पास 200 पन्ने हैं, 210 पन्ने हैं, जैसे 200 से कमी है, और हमने 30 दिन पढ़ाई की, तो हम 7 पेज पढ़ के अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। और जब कोर्स खत्म होगा तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे को तो सब आता है, मैं पेपर दे सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 7 लकड़ियाँ एक साथ नहीं टूट रही तो एक एक करके तोड़नी पड़ेगी। मार्केट में ना बहुत सारी इंस्टा रील्स वगैरह या मोटिवेशन आजकल भर भर के बैठा हुआ है। मैं 2 मिनट और ख़राब कर दूंगा अभी आपके। मैं एक वीडियो देख रहा था, अंकल जी का नाम भूल गया, और अंकल जी का मैं तो लकड़ियों वाली बात कर रहा हूँ। ये लकड़ी वाली कहानी सबको पता है, सबने बचपन में पढ़ी होगी। एक अंकल जी हैं, वो मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वरना नाम कोट कर देता। वो अंकल जी अपनी मोटिवेशन सेमिनार में बोलते हैं कि क्या आप आज आज आप 18 साल के हो, लड़कों से बात कर रहे थे, क्या आप एक 100 केजी का बफेलो उठा सकते हो? तो लोगों ने बोला नहीं, 100 केजी एक साथ कैसे उठा लेंगे। अब वो कह रहे हैं आज ही, मान के चलो बफेलो आज ही पैदा हुआ है, 10 किलोग्राम का है, उठा लोगे? आपने बोला हाँ। अंकल ने बोला नेक्स्ट डे फिर, देखो जैसे जैसे पर्दे बढ़ेंगे उसका वेट भी तो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट डे वो हो गया 15 किलो, 100 ग्राम का, उठा लोगे? हाँ। फिर नेक्स्ट डे हो गया 15 किलो, 150 ग्राम का, उठा लोगे? डेली उठाओगे ना, तो आदत बनी रहेगी। और वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 100 ग्राम कभी ज़्यादा लगेंगे ही नहीं। तो एक दिन वो 15 किलो से कहाँ जाएगा, 100 किलोग्राम तक। उस दिन आप 100 भी उठा दोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं आज ही 100 किलोग्राम उठा लूँ, तो पहले तो डरोगे और उठा ही नहीं पाओगे। और अगर डेली कर रहे हो तो डेली के ना वो 100 100 ग्राम आपको फर्क। तो अगर आपको लगता है आपसे 210 पन्ने नहीं पढ़े जा रहे, डेली के 7 पढ़ने, टारगेट बनाना है 15 मिनट में एक पन्ना खत्म करना है, एक पेज खत्म करना है, एक कॉन्सेप्ट खत्म करना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस पे मैं और अभी 1 मिनट और वेस्ट कर रहा हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बना दिए। उस टाइम पे हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी जैसे लोग नहीं होते थे। सचिन तेंदुलकर इकलौता होता था, दूसरी टीम को लगता था सचिन तेंदुलकर को आउट किया, मैच जीत गए। अब सचिन कह रहे हैं क्या हम 350 रन बना लेंगे? उस जमाने में 350 रन बनते नहीं थे, कितने बनते थे, 250 260। तो मीटिंग हो रही है, यार हम तो हार गए। सचिन ने बोला कैसे हार गए, कितने ओवर होते हैं, 50 ओवर्स के मैच होते थे, कितने ओवर होते हैं, हमें हर ओवर में बस एक चौका मारना है, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। तो क्या हम 5 बॉल टुक टुक करके, एक बॉल तो बॉलर खराब करेगा। अरे हाँ, 50 ओवरों में कितनी बॉलें होती हैं, 300। हमें तो बस 50 बॉलों पे क्या मारने हैं, चौके। तो 50 × 4 कितना हो गया, और कितनी बॉलें बची 50 माइनस करने के बाद, 250। मतलब 200 रन तो हम कैसे बनाएंगे, चौकों से। अब हमारे पास कितनी बॉलें बची, 200 तो हम बना चुके हैं। क्या हम 250 बॉलों पे 150 रन नहीं बना सकते? नहीं समझ आया। सेम बात है बनाना
बनाना कितना रन है? 350। कितनी बॉलों पे? 300। एवरेज कितना चाहिए? 7 का। लेकिन जब बात कही इस तरीके से कि मैं तो 250 पे 150 बनाने यार, सिंगल सिंगल नहीं ले सकते क्या? और एक चौका मारने बस ओवर में जीत जाएंगे। अप्रोच का फर्क है बस। किसका फर्क है? सब लोग सेम बातें कह रहे हैं, लेकिन कौन किस तरीके से आपको कन्विंस कर रहा है, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को मोटिवेट कर दिया, नहीं हो रहा है, मुझे याद आ रहा है, तो उखाड़ दोगे। नहीं तो सीए नहीं कर पाओगे, और दुनिया को जाके बोलोगे सीए टफ है। सीए टफ है। लेकिन मैं बार बार इस बच्चे का पोस्टर दिखाता रहता हूँ जिसके 361 है आईजीपी से पढ़ के। 361 का मतलब क्या है? 400 में से 361 मतलब 90 पॉइंट समथिंग परसेंट, 90% ला रहे हैं बच्चे सीए में। तो ये ला सकती है तो आप भी ला सकते हो। आपको लाने में डर लग रहा है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ बट अचीव करो। बस करो, बस करो, शुरू करो। चलो।